दोस्तों, FD ITI क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास, जो थी हमारी प्रारंभिक विद्युत। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे पढ़ लिया था, उससे पहले हमने परमाणु के बारे में चल रहा था। आज जो हमारा है वो है परमाणु संरचना का नियम। क्या है? परमाणु संरचना का नियम। हेडिंग डालनी है आपको, परमाणु संरचना का नियम। ठीक है, परमाणु संरचना का नियम। देखो, परमाणु संरचना का नियम क्या है, क्या होता है? ये होता है 2n²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे नियम है, ठीक है, परमाणु संरचना के जितने भी नियम है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और उनके द्वारा क्या होता है कि जो कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब चीजें, ठीक है, इनके बारे में जो चलता है वो आज हम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम जो कि ये देखो एक बार, ये क्या है? नाभिक। ठीक है, और नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन तो क्या रहता है? धनावेश और ये उदासीन। इसके नाभिक की चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं। ये क्या है? कक्षाएं। और ये क्या है? नाभिक। अब देखो, नाभिक जो है, ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर किसका भरा होता है? इलेक्ट्रॉन। किनका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रथम कक्षा में कितने भरे जाएंगे, तृतीय कक्षा में कितने भरे जाएंगे, और आगे जैसे मान लो नेक्स्ट कक्षा है तो उसमें कितने भरे जाएंगे। ये सब हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? 2n² के द्वारा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो जो सूत्र है वो है 2n²। ठीक है, इसमें जो n है वो है संख्या। ठीक है, क्या है? संख्या। अब संख्या किसकी मानते हैं हम? ठीक है, किसकी संख्या मानेंगे कि 1 2 3 4 5 कितनी कक्षा है? तो यहां लिखना है संख्या, या फिर ऐसे लिखो कक्षाएं की संख्या। ठीक है, तो हम बात करते हैं जैसे 2n², तो मैं रखा 2 इंटू n, क्या कह रहा है कि कक्षाओं की संख्या। पहली कक्षा की बात करूं, 1 का स्क्वायर बराबर 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, इसको इससे गुणा करेंगे, कितना है? 2। इसमें जो प्रथम कक्षा के अंदर, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो कितने भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं दूसरी कक्षा। ठीक है, कक्षा दूसरी की बात करते हैं यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 दूनी 8। मतलब दूसरी जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 8। तो 1 2 3 और ये कितने हो गए? 4। बात करते हैं 8 की। 4 और डालें, 1 2 3 और 4, तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं 3 कक्षा की बात, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 दूनी कितने होते हैं? 18। तो मतलब इसके अंदर कितने भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। देखो, एक, ये क्या है? कक्षाएं। 1 2 3 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, 1
2 3 और 4, कितने हो गए 8। एक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर देते हैं 18, हो गए कहते हैं गिन लो यहाँ से। चलो इसके नाभि के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हो गए। ये हो गए 18। मतलब ये है कि जितनी कक्षाएं, ठीक है, आपकी जितनी कक्षाएं रहेंगी उसके अनुसार आप क्या करेंगे, इनमें इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हम आगे लेके चलते हैं कि कक्षा जो है वो कहाँ तक होती है, ठीक है, कक्षाएं जो होंगी वो कहाँ तक होंगी। हमारे पास एक और कहाँ तक होनी चाहिए कक्षाएं जो है वो होती हैं के एल एम एन ओ, ठीक है, 2 4 और 5 और पी क्यू, ये आपकी जो कक्षाएं हैं वो यहां तक रहेगी। अब बात करते हैं, ठीक है, के की। अब मैं नाम दे देता हूं, अब इसको एक बार मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। आगे चलते हैं, देखो बाकी ज्यादातर जो है वो है कितने हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 कक्षा बनाएंगे अब। ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। मैं नाम दे रहा हूं उनको के एल एम एन ओ पी और क्यू, ये आपकी कक्षा है, ठीक है, क्या है आपकी कक्षा है। और इस कक्षा के अंदर अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स बनना है। क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन बनना है। और इलेक्ट्रॉन हम किस फॉर्मूले के द्वारा भरेंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम के की। के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, 2n², बात बराबर, बाय 2n²। अब के जो है वो कौन सी है, 1 नंबर कक्षा, कौन सी है 1 नंबर। 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बराबर कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने आ जाएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे की लेते हैं कि फिर एल की लेंगे, फिर एम की लेंगे, फिर एन की लेंगे, फिर ओ की लेंगे, फिर पी की लेंगे और फिर क्यू की लेंगे, इसी प्रकार, ठीक है। हमने 3 कक्षा तक तो हमने पढ़ लिया था, अभी पिछले उसमें दिखाया था मैंने। तो हम जैसे लास्ट के लेके चलते हैं, ठीक है। तो लास्ट का जो है हमारे पास क्यू है, और क्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्यू में क्या है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, क्यू कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फॉर्मूला हमारा क्या था 2n² भाई, 2n का स्क्वायर। तो 2 इंटू एन जो क्यू है, कितने नंबर की क्लास है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 तो 7 नंबर की, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसको गुणा कर दो, ठीक है। तो रही बात यह है कि यहां तक, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा अब तक नहीं पूछता है, क्या होता है नहीं पूछता है।
सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहां से और यहां तक, मतलब लास्ट 4 कक्षा तक पूछे। कितने तक पूछेगा? लास्ट 4 क्लास तक पूछ सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि इसको आपको लिखना है, ये लिख लेना है और ये सूत्र लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद ये एग्जाम्पल है एक तरीके से, ये एग्जाम्पल हमने लिखा था। तो इसी प्रकार ये था। अब इसके आगे जो हम लेके चल रहे हैं वो लेके चलते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम किसकी, कि यदि आप सपोज करो कि प्रोटॉन की संख्या जो है हमारे पास 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या है 12, तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या में क्या है? 11 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11, और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या कितनी है? 11। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 बननी है। ठीक है, अब देखो कि 11 है, तो कहां तक पहुंच सकते हैं हम 11 के लिए? हटा इसको एक बार, देखो पहली कक्षा में हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनने? 11। अब देखो कि पहली कक्षा में कितने बने जाएंगे? बात करते हैं पहली कक्षा की, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, पहले में कितने बने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं दूसरी कक्षा की, 2 ये 2 जो है 2 ये नियतांक रहेगा, फिक्स रहेगा। इसकी बात करते हैं 2 का स्क्वायर, तो बराबर कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 2 2 4 और 4 दूनी 8। कितने हो गए? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, से 8 और 2 10, लास्ट में कितना बच गया? तीसरी कक्षा में 1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। देखो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम कक्षा की बात करते हैं 1 2 और ये हमारे पास 3 कक्षा। ठीक है, तो 3 कक्षा में क्या हो गया? ये तो क्या था? के एल और एम, ये सब नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे, 1 और 2। दूसरी कक्षा में क्या भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ गया। तो अब ये पूछे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहे? 1 शेष रहा है। ठीक है, किसके अंदर? जब प्रोटॉन का मान 11 हो, इलेक्ट्रॉन का मान 11 हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। हेडिंग डालनी यहां तक। इसके बाद चलते हैं हम परमाणु क्रमांक। ये शब्दावली है और इनमें समझाने की कोई दिक्कत वो नहीं है, इसमें समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक इसमें लिखना है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसमें देखो परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी शब्दावली है हमारी वो है परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार है। ठीक है, अब इसमें परमाणु भार जो है वो क्या है कि जो नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है,
अब नाभिक में उपस्थित क्या क्या होता है आपको पता है कि प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। दूसरी हेडिंग डालने आपको परमाणु भार। देखो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु भार कहलाती है। आगे लिखो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु भार कहलाती है। ठीक है, दो परिभाषा हो गई कि परमाणु क्रमांक तो किसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है या जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु भार की नाभिक में उपस्थित ये नाभिक है और इस नाभिक में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, कुल संख्या होती है कितने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो किस प्रकार कि जैसे ये है, प्रोटॉन की संख्या अभी हमने पढ़ी थी कि 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 12। तो इनकी जो टोटल संख्या है, ठीक है, इनकी जो कुल संख्या है उसे क्या कहते हैं हम? नाभिक। जैसे बात करें हम नाभिक, ठीक है, बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो नाभिक बराबर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12। कितना हो गया? 23। तो ये क्या है? हमारी नाभिक की कुल संख्या। ठीक है, क्या है? नाभिक की कुल संख्या। जैसे बात करते हैं हम तांबे के परमाणु क्रमांक की। ठीक है, किसकी? तांबे के परमाणु क्रमांक की। तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 29। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 29। अब तांबे का जो परमाणु क्रमांक हो कितना? तांबे 29 है परमाणु क्रमांक। और इसके बाद बात करते हैं हम जो परमाणु भार है, ठीक है, वो कितना है? 64। परमाणु भार कितना है? 64 और परमाणु क्रमांक 29। अब बात करते हैं हम किसकी? कि जो न्यूट्रॉन है उसकी, कि न्यूट्रॉन की याद करते हैं। न्यूट्रॉन याद करेंगे तो सपोज करो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसका होता है? परमाणु। अब जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये क्या होगा? क्या होगा कि अभी तो यहां क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, और जो परमाणु क्रमांक परमाणु भार है वो किसके अंदर होता है? नाभिक के अंदर। किसके अंदर होता है? नाभिक। तो मैं बात करूं इसकी कि यहां से ये न्यूट्रॉन याद कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन इधर आ गया तो ये जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा? नाभिक से लेस। कहने का मतलब यह है कि 64 में से 29 घटाते हैं हम। ठीक है, तो यहां कितने? 5 और यहां कितने? कल 5, यहां कितने? 35। कितना शेष रहता है? 35। तो जो 35 है वो क्या है? न्यूट्रॉन्स की संख्या है। क्या है? न्यूट्रॉन्स की संख्या है। तो ये जो हमारी है शब्दावली, ये यहां पर शब्दावली जो है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हमारा है वो है विद्युत धारा की। जो शुरू में हमने पढ़ लिया कि विद्युत वो नहीं पढ़, वो रह गई थी कि विद्युत कितने प्रकार की है, ये सब हमने नहीं पढ़े थे। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो है कुछ प्रभाव है। ठीक है, विद्युत धारा के कुछ प्रभाव है और वो प्रभाव हम क्या गए इसी के साथ आगे पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग में हमने नहीं पढ़ाया था। तो हम जो बात करते हैं हम उसकी करते हैं विद्युत धारा के प्रकार के डायरेक्ट। ठीक है,
विद्युत धारा के प्रकार की बात करते हैं। देखो हेडिंग डाल लिया आपको विद्युत धारा, क्या डाल लिया? विद्युत धारा। देखो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, ठीक है। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। इसके बाद हम चलते हैं कि जो विद्युत धारा है वो दो प्रकार की होती है। पहली है एसी और जो दूसरी है वो है डीसी। पहली जो है वो है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और दूसरी जो है वो है डायरेक्ट करंट। क्या है? डायरेक्ट करंट, जिसे दिष्ट धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। करंट को हम क्या बोलते हैं? धारा। ध्यान रखना, करंट और धारा दोनों एक ही चीज है। इसके आगे हम चलते हैं कि जो एसी किसे कहते हैं और डीसी किसे कहते हैं। हमारा जो सबसे पहले है वो है एसी। क्या है? एसी विद्युत धारा। शॉर्ट रख रहा हूं उसको। देखो ये हमारे क्या है? धारा और समय के साथ, ठीक है। ये क्या है? धारा और समय, ठीक है। धारा और समय के साथ किसके बीच में संबंध होगा? धारा और समय के बीच। अब देखो कि धारा समय के साथ यदि परिवर्तन हो रही है, ठीक है। हम बात करते हैं यदि धारा समय के साथ परिवर्तन होती है उसे तो हम क्या कहते हैं? एसी। और यदि नियत रहती है उसे हम क्या कहते हैं? डीसी। क्या कहते हैं? डीसी। देखो किस प्रकार, जैसे बात करते हैं ये स्थिति है 0 डिग्री। अब धारा कौन सी स्थिति में? शून्य में। अब यदि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करती है? यहाँ पर उच्चतम मान पे चली जाती है 90 डिग्री। फिर यहां से कहा होती है न्यूनतम 180 डिग्री, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस। यहां से क्या होता है कि धारा का मान चेंज हो जाता है। 180 डिग्री के बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और ऋणात्मक में चला जाता है। ये उच्चतम मान चला जाता है 270। यहां से वापस क्या होगी? न्यूनतम होगा और 360। अब जो हमारा एक राउंड जो होता है, ठीक है, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और जो वेव है वो एक चक्कर को पूर्ण करने में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या हो रही है? समय के साथ परिवर्तन हो रही है, ठीक है। ये क्या है? समय के साथ परिवर्तन हो रही है। तो जैसे ये समय के साथ परिवर्तन हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऐसी विद्युत धारा। तो इसमें लिखना है वह विद्युत धारा, लिखना है वह विद्युत धारा जो समय के साथ परिवर्तन होती है, परिवर्तन होती है
उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है कहाँ कहाँ काम आती है? औद्योगिक क्षेत्र में, घरों में, एसी मोटरों में। ठीक है, ये आती है हमारे एसी। अब बात करते हैं हम दिश धारा की। तो दिश धारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये जो है एसी और डीसी, हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा एसी का पूरा। उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा कितने प्रकार की होती है, उनके मान कहाँ कहाँ पर निर्भर करते हैं, मतलब कौन कौन से मान होते हैं, आरएमएस मान, औसत मान, पिक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, ये सब हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपकी शायद एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने वाली है, तो वो हम बता देंगे कि कितनी जुलाई से स्टार्ट है, वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।